આગળનો દોર જે આ વ્યક્તિ આવેલા છે બહારથી, મોટિવેશન દુનિયામાં ખૂબ મોટું નામ છે મોગલ સાહેબને, જે અમદાવાદથી એમના સંતાનોની 10માની અને 12માની પરીક્ષા હોવા છતાં એમના દીકરા દીકરીઓને મનાવી અને બીજા સમાજના દીકરા દીકરીઓને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે, મોટિવેશન માટે મોગલ સાહેબ પધાર્યા છે. તો મોગલ સાહેબનો જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લેજો મિત્રો. आखा ग्राउंड में तालियों आवाज आवो જોઈએ. मोगल साहब शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहीम है, करीम है और रब्बुल आलमीन है. तमाम तारीफ़ मेरे अल्लाह के लिए है और केवल वही इबादत के लायक है. मुझे करीबन एक आध हफ्ते पहले मुझे फ़ोन आया था फ़ारूक भाई का और बताया कि 30th को एक प्रोग्राम रखा गया है. ऊना में ये दूसरी बार आ रहा हूँ. जब पहली बार मैं आया था आपका कोई समूह लगन का प्रसंग था, तब मैं आया था और बहुत बेहतरीन लोगों ने प्यार दिया था. तो उसी वक्त मैंने कहा था कि कोई भी एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम है तो डेफिनेटली आई वुड लव टू कम हियर अगेन. वापस आना मुझे अच्छा लगेगा. खैर 10th और 12th का जहन में नहीं था कि प्रोग्राम क्या है. मेरा छोटा बेटा है मोहम्मद, वो 10th में है अभी, वो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा है. मेरी बेटी है बड़ी, वो 12th का एग्ज़ाम दे रही है. लेकिन कमिटमेंट दिया था तो आना बहुत ज़रूरी था. तो आप सबका प्यार और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे, जो कब से हम सबको एंटरटेन कर रहे हैं, उनको बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ. बेहतरीन परफॉर्मेंस थे सारे. जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, हमारे जो हौस साहब है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तमाम के तमाम लोग, तमाम स्टूडेंट्स, टीचर, सभी ऑर्गेनाइजर, सबको मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ इतना बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए. आज मैं कुछ आधे घंटे या उससे थोड़ा ज़्यादा बात करने का सोच के आया था कि स्टूडेंट के साथ में बात करेंगे. स्टूडेंट तो खैर काफ़ी छोटी उम्र के हैं, लेकिन जितने भी पेरेंट्स और गेस्ट हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो मैसेज है वो हो सकता है कि इतने छोटे बच्चों को समझ में ना आए, लेकिन प्लीज़ आप अपने साथ कैरी करके जाइएगा और साथ साथ में आपके भी जो बड़े बच्चे हैं या आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उन तक ज़रूर ये पैगाम पहुँचाइएगा. क्योंकि हम एजुकेशन सेमिनार या एजुकेशन प्रोग्राम में मिल रहे हैं तो एक बड़ा इजी सा सवाल दिल में आता है कि वाई वी नीड एजुकेशन. एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है ना. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हर किसी के दिमाग में आता है. वैसे तो पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि बड़ा प्रमोशन ज़बरदस्त हो रहा है पूरे, ना सिर्फ पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में, कि एजुकेशन चाहिए. तो एक अपने आप से प्रमोशन फ्री कैंप वगैरह चल रहे हैं, लेकिन कभी भी वो एनालाइज प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ कि एजुकेशन क्यों चाहिए और व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन का मतलब क्या सिर्फ डिग्री है या उससे आगे भी कुछ है. तो इन चीज़ों पे थोड़ी बहुत बात अपने करते हैं. पहले जैसे मैंने बताया कि वाई वी नीड एजुकेशन, छोटा सा स्टोरी के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ. हिंदुस्तान का बेहतरीन एक शहर है कलकत्ता. कलकत्ता के अंदर एक सर्कस होता है. सर्कस चल नहीं रहा, बंद होने को कगार पे है. तो वो डिसाइड होता है कि उसको बंद कर दिया जाए अभी. अब जब सर्कस को बंद करना है तो उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो तो कहीं और उनका जॉब लग जाता है, तो उनका तो सेटलमेंट हो जाता है. लेकिन बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे नॉर्मल होते हैं ना, अमूमन सर्कस में जानवर होते हैं. अब उनका क्या किया जाए. तो कोई अच्छे दिल का बंदा बोलता है उनको जंगल में छोड़ दो, जंगल उनका घर है. अब ये जानवरों में 4 शेर होते हैं. चारों शेरों को नज़दीक के जंगल में छोड़ दिया जाता है. 15 दिन के बाद पता लगाने के लिए निकलते हैं कि शेरों की हालत क्या है. तो जब पता लगाते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये चारों शेरों को भूखे भेड़िए जो हैं वो खा चुके थे. शेर का शिकार भेड़ियों ने कर लिया. उस पर तहकीकात की तो पता चला कि ये सर्कस के शेर थे. सालों से पिंजरे में बैठ के कटाया हुआ मटन खा रहे थे. छोटे छोटे बच्चे भी आते थे तो शेर की पूंछ से खेलते थे और वो कुछ नहीं कर पाते थे, वहीं पे बैठे हुए थे. तो उनका शेर का जो ओरिजिनल हुनर है वो है शिकार करना. तो वो ये आराम की ज़िंदगी में, सर्कस की ज़िंदगी में शिकार करना भूल चुके थे और वही एक रीज़न था कि भेड़ियों ने उनका शिकार कर लिया. सो दोस्तों, मैंने सिंपल क्वेश्चन बताया था, वाई वी नीड एजुकेशन. तो आज के दौर के लिए जो सबसे बड़ा हुनर है इस दुनिया में, इस जंगल रूपी दुनिया में रहने का, वो एजुकेशन है हम सब के लिए. अगर हम उसको भूल चुके हैं या हमने उसको साइड पे कर दिया है तो कंपटीशन इतनी ज़्यादा टफ है कि कभी भी जब हमारे बच्चे तैयार होके जाएंगे मार्केट में, कंपटीशन की वजह से
फाइनेंशियल जिसको बोलते हैं ना, उसके क्राइसिस जितने आ रहे हैं, महंगाई है, इन सारी चीज़ों की वजह से कभी भी वो कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए आज के दौर का जो हुनर है वो एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। थोड़ी थोड़ी आगे बात करता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि मैं सोच के आया था कि स्टूडेंट के साथ में बात करेंगे, लेकिन स्टूडेंट की एज काफ़ी कम है, फिर भी स्टूडेंट के हवाले से ही थोड़ी बात करूँगा। अगेन एक छोटी सी कहानी के ज़रिए थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा अपनी बात, कि किसी एक जगह पे एक सिस्टम ऐसा होता है कि हर 5 साल में वहाँ राजा बदल दिया जाता है। ये होता है कि एक बंदे को लाएंगे बड़ा सजा के, बड़ा गुजराती में कहवा ना बरगोड़ो काढ़ीने लाववानो पछी, और 5 साल के बाद उसको नज़दीक के जंगल में छोड़ के आने का। अब वो जंगल जो है ना वो बहुत भयंकर है, वहाँ पे अंधेरा है, जानवर है, सांप है, बिच्छू है, भूत है, ये है, सब कुछ है। अब वो जब भी 5 साल खत्म होते थे वो राजा जंगल में जाता था और वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती थी। वक्त एक ऐसा आ गया कि कोई भी बंदा राजा बनने को तैयार नहीं है। फिर किसी बंदे को बड़ा समझा के लाए, उसको ये कर लिया, राजा बना दिया। अब इसने एक बड़ा अच्छा दिमाग लगाया कि मेरे पास तो 5 साल है, तो ये 5 साल के अंदर उसने एक बहुत बेहतरीन टीम बनाया और ये टीम को उसने जंगल में भेजा और कहा कि देखो ये 5 साल के अंदर आपको इस जंगल को बहुत ज़बरदस्त महल बागीचों में कन्वर्ट कर देना है। वहाँ पे लाइट डालनी है, वहाँ पे झरने बनाने हैं, आपको बड़ा सा महल बनाना है, खूबसूरत बना देना है, ताकि जब मुझे यहाँ से वहाँ पर छोड़ के आए तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। 5 साल का पूरा टाइम, 5 साल पूरा यूटिलाइज हुआ। हर बार राजा को जब जंगल में छोड़ते थे तो वो रोते हुए जाता था, ये राजा जो था वो बड़ा हंसते हुए जा रहा था, क्योंकि उसको पता था कि जो यहाँ पर सुख था वहाँ पर भी वही है। तो स्टूडेंट के हवाले से बोलूँगा कि अगर आप 10th में है, 12th में है, या उसके बाद है या उससे पहले है, आने वाले जो 5 या 7 साल है ये आपके राजा की ज़िंदगी के है। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि ये 5 और 7 साल में जो सामने जंगल खड़ा है उसको आप महल और बागीचों में कन्वर्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर अभी से आपने ये काम नहीं किया तो हो सकता है कि फिर वही अंधेरा, वही सांप बिच्छू, वही भयानक दुनिया, कंपटीशन, वही चीज़ें आएगी, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। एक सिंगल लाइन का बड़ा आसान अगर एग्जाम्पल दूँ तो ऐसा होता है कि एक बार किसी पेड़ पे एक कौवा बैठा है जो बड़े प्यारे से गाने गा रहा है, खूबसूरत गाने गा रहा है। वहाँ से नीचे से खरगोश निकलता है। खरगोश पूछता है भाई क्या कर रहे हो? अरे देखना मज़े कर रहा हूँ यार, गाने गा रहा हूँ, खाना वाना खा रहा हूँ। खरगोश बोलता है मैं भी मज़े कर लूँ? हाँ कर लेना भाई, मैं कौन होता हूँ परमिशन देने वाला। ठीक है, वो पेड़ के नीचे सो जाता है। थोड़ी देर में एक भेड़िया आता है, खरगोश को खा जाता है। कहानी पूरी। सिंपल मैसेज है, अगर मज़े करने हैं, गाने गाने हैं, खूबसूरत ज़िंदगी जीनी है तो यू हैव टू बी ऑन अ टॉप, आपको ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी का जो वक्त है ये आपको नीचे से ऊपर चढ़ने वाला वक्त है। ये मैं स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि अभी का जो वक्त है वो आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला वक्त है। हो सकता है पेड़ पे जब आप चढ़ोगे तो आपके पैर भी छिलेंगे, हाथ में भी लग जाएगा, वहाँ पे चींटियाँ वगैरह की होगी, वो भी काट सकती है, लेकिन एक बार अगर आप कौवे की तरह ऊपर पहुँच गए तो फिर मज़े ही मज़े हैं। तो ये जो बीच का वक्त है, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की कि अगर इस वक्त को बखूबी तकलीफ सहन करके सारी चीज़ों को मैनेज करके अगर आप निकाल देते हो तो आने वाला वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है आपके लिए। सो खैर कुछ पॉइंट्स है जो बताऊंगा कि ये जो 5 या 7 साल का टाइम है उसमें आप अपने आप को कैसे अपग्रेड करोगे, आप क्या करोगे तो आने वाला जो वक्त है वो आपके लिए बेहतरीन वक्त होने वाला है। तो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, सभी स्टूडेंट के लिए, जितने भी बड़े लोग हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। जिंदगी में कभी भी खुद से झूठ मत बोलिए, कभी भी अपने आप से झूठ मत बोलिए। बहुत ऐसे मौके आते हैं जब हम अपने आप को मना लेते हैं, हमको लगता है कि नहीं यार जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, हमको पता है अंदर से कि कुछ गलत हो रहा है। ये सीसीटीवी वगैरह जो है पिछले 20-25 साल का टेक्नोलॉजी है कि आप कहीं पर भी जाओ तो बड़ा संभालते हैं हम कि यार सीसीटीवी ऊपर देख रहा है। लेकिन हम जितने भी लोग बैठे हैं, हम जब से पैदा हुए हैं तब से लेके एक सुपर पावर कैमरा जो है वो हम सबके ऊपर लगा हुआ है, हम सबको देख रहा है। जब हम कोई होता है नहीं होता, सारे लोगों को देख रहा है। और बेशक आप सारे लोग समझ गए मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह सुब्हान व तआला के कैमरे की। तो सबसे पहले हमें उस कैमरे का ख्याल रखना है, कभी भी खुद से जो है वो झूठ नहीं बोलना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको ये प्रोफेशनल कामयाबी के बारे में पॉइंट बोल रहा हूँ। अगर आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो अल्लाह का खौफ होना बहुत ज़रूरी है।
एक बड़ा नाम है रूमी साहब का, अगर आपने इस नाम सुना हो तो मौलाना रूम के नाम से वो जाने जाते हैं। तो रूमी साहब को मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, उनकी एक छोटी सी मैं कहानी पढ़ रहा था। रूमी साहब कहते हैं कि मेरे पास एक बिल्ली हुआ करती थी। तो एक बार ये हुआ कि वो दोपहर को सो गए हैं पूरी नींद में, और बिल्ली उनकी पेट पे गिरती है, उनको ज़ोर से दर्द होता है, उनकी आँख खुल जाती है, बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। वो उनके हाथ में कुछ जो भी लकड़ी आती है उसको मारते हैं, वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन फिर जब बिल्ली को भूख लगती है तो वो भाग के फिर उनके पास आ जाती है। जब बाहर से कोई कुत्ता वगैरह बिल्ली के पीछे जाता है तो फिर से वो भाग के बोलते हैं कि मेरे पास आ जाती थी। अभी एक बिल्ली को पता है कि उसका जो मालिक है, जो इंसान है, वो जो है उसको वो कितनी भी तकलीफ देगी, लेकिन रोजी जो है, मतलब खाना जो है, वो ये मेरा मालिक देगा। सिक्योरिटी जो है, सेफ्टी है, प्रॉब्लम आएगा तो ये इंसान जो है वो मेरा मालिक है, वो मुझे देगा। तो आप सोचिए कि हम तमाम का जो मालिक है, जो ऐसे करोड़ों अब अरबों मालिक बना सकता है, उसके ऊपर हम अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी और रोजी के लिए कितना दिल से हम एतबार करते हैं। बेशक बातें हम सब करते हैं, कलमा हम सब पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कुछ परसेंटेज वाला यकीन जो है ना, वो कहीं पे हिल जाता है। मैं बिल्कुल ओरिजिनल आपको एक और इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। अहमदाबाद में मेरे कुछ प्रॉपर्टीज है, वहाँ पे एक दुकान नई शुरू हुई थी। आबिद भाई करके हमारे दोस्त थे, उन्होंने नई दुकान खोली थी। आबिद भाई ने दुकान खोली, मैं वहाँ पे गया, मेरे को बुला दिया, मेरे को बोलता इरफान भाई नवी दुकान खोली है, जरा आई ने जरा कहीं सलाह आपो ने मने। अब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा 3-4 एसी लगाए हुए हैं, 7-8 लोग काम कर रहे हैं, बहुत महंगा था सब कुछ। तो मैं वो MBA वाला दिमाग मन में काम करने लगा, फटाफट सोचने लगा यार 20% प्रॉफिट है, इतना खर्चा कर लिया, पता नहीं लॉस वॉस कुछ हो जाएगा। तो मैंने बड़ा संभल के पूछा, मतलब आबिद भाई गणतरी तो करी है बराबर, कहीं नुकसान तो नहीं जाए ने? वो बोलता है इरफान भाई जे દિવસથી કમાવાનું ચાલુ કર્યું છે ને એ દિવસથી એક રૂપિયો જકાત ઓછી નથી કાઢી। હું જો મારા અલ્લાહની દરેક વાત માનું છું તો જોરદાર મારો તાળીઓ અલ્લાહ બતાવી મને લેજો કેમ વાત ઉપર નુકસાન સાહેબની। કરશે? सिंपल चीज सर, मेरे सारे MBA के नंबर सारे 0 हो गए वहां पर, कि इसको बोलते हैं दिल से यकीन। तो सभी स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूं, तमाम बच्चे जो हैं सुन रहे हैं, अगर इस गहरी बात को समझ पा रहे हैं तो कामयाबी का 1 लाइन फॉर्मूला है। आप चाहे उसको अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, रब कहे, खुदा कहे, अगर एक वर्ड में बोलूं तो ऑलमाइटी, जिसको बोलते हैं सुपर पावर। हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग मानते हैं कि कोई हमारे ऊपर है, एक सुपर पावर है। तो ये अगर यकीन आपने पक्का कर लिया तो आप पैसा भी कमाओगे, इज्जत भी कमाओगे, दुनिया में आपका नाम भी होगा, और अपने आप आपकी कंपटीशन जो है वो साइड में चली जाएगी। तो मैंने ये पहला पॉइंट बोला आपको, अपने आप से झूठ मत बोलिए। सेकंड पॉइंट सभी के लिए, स्टूडेंट्स और बड़े लोगों के लिए, सबके लिए, अगर आप जिंदगी में कामयाबी पाना चाहते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन को अपना लीजिए। आपके पास कितना भी पैसा है, कितना भी नॉलेज है, कितना भी सुपर पावर है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप जीरो हो, आपके पास कुछ नहीं है। ये समझने का, जो बंदा डिसिप्लिन नहीं है वो कभी भी कुछ पा नहीं सकता। अगर कुछ पा लिया थोड़े टाइम के लिए तो वो गंवा देगा उसको। सेल्फ डिसिप्लिन का सिंपल एग्जांपल देता हूं। ज़्यादातर लोग हिंदी फिल्में देखते हैं, मैं हिंदी फिल्म का एक नाम लेता हूं। नॉर्मली जब ये नाम आता है तो लोग हंसते हैं नॉर्मली। नाम है कटरीना कैफ करके, एक एक्ट्रेस है, ज़्यादातर लोगों ने नाम सुना होगा। कटरीना कैफ के बारे में अगर पूछो कि वो क्या करती है, अगर मैं बोलूं विराट कोहली कौन है तो हम कहेंगे वो क्रिकेटर है या इंडिया का एक्स कैप्टन है। मैं बोलूंगा कटरीना कौन है तो सिंपल हम बोलेंगे कि वो हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस है। अभी जो लोग जानते हैं उनको पता है ना इसको हिंदी आती है ना इसको एक्टिंग आती है, लेकिन वो करती क्या है, हिंदी फिल्मों में एक्टिंग करती है वो। और पिछले 15 साल से वो नंबर 1 पोजीशन पे है, पिछले 15 साल से। अब सोचिए ऐसा क्यों हुआ? जो काम करती है वो काम उसको नहीं आता, लेकिन उसने अपने आप को एनालाइज किया, उसने देखा कि ये पॉइंट मेरे वीक है तो मुझे बाकी पॉइंट्स में अपने आप को सुपीरियर बनाना है। वहां पे उसने डिसिप्लिन को अपना लिया और डिसिप्लिन ने उसको सारी इसकी कमजोरियां साइड पे रख के उसको टॉप पे लाके रख दिया। मैं ये एग्जांपल इसलिए आपको दिया कि इस तरह के जो नाम है वो जल्दी कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट के साथ में, तो एक वो रीजन था। सो खैर, डिसिप्लिन कैसे अचीव किया जाए उसका एक लंबा चौड़ा कुछ बात था, लेकिन थोड़ा अपने अवॉइड करते हैं, थोड़ा हार्ड हो जाएगा अगर उस टॉपिक में मैं ज्यादा जाऊंगा तो। क्विक अगर 1 मिनट में बता देता हूं तो सबसे पहले अगर डिसिप्लिन अचीव करने का कोई मंत्र है तो वो है डिटर्मिनेशन। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। सिंपल वर्ड में समझाता हूं। एक राउंड काच आवे ने गुजराती में આપણે बिलोड़ी काच कहिए, कोई ने याद है तो, अंग्रेजी में मैग्नीफाइंग ग्लास उसको बोलते हैं। अब देखना, सूरज के सामने उस ग्लास को रखना,
आप पेपर के ऊपर रखोगे, थोड़ी देर में आग लग जाएगी, लेकिन वो आग कब लगेगी? जब उस ग्लास को आप बिल्कुल हिलाओगे नहीं, सिर्फ एक ही जगह पे आपने रख लिया, तब जाके वो आग लगेगी। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। सेकंड एग्जांपल दूं तो, आपके पास एक कुल्हाड़ी है, आपके सामने 100 पेड़ है, आपको बोला जाओ पेड़ गिराना है। आपने 100 पेड़ पे एक एक कुल्हाड़ी मारी, एक भी पेड़ नहीं गिरेगा। आपने एक ही पेड़ पे सिर्फ 25 झटका मारा, वो गिर जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एक ही जगह पे फोकस करना, डिटरमाइन होना। तो आप जो भी अपने करियर में सोच रहे हो, अपने एजुकेशन के बारे में प्लान कर रहे हो, अगर डिसिप्लिन होना है तो डिटरमाइन होना सबसे जरूरी है। सेकंड अगर चीज बोलूं तो आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए। गोल इतना आम वर्ड बन गया है, लोगों ने उसको ज्ञान दे दे के इतना नॉर्मल वर्ड बना दिया है कि जिंदगी का एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, उसको लोगों ने बड़ा लाइट ले लिया है। एक बड़ी अंग्रेजी की किताब है जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीफन कुए नाम से ब्राजीलियन राइटर है, उन्होंने ये बुक लिखी है। उनकी बुक के 16 पेज पे एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है। वो लिखते हैं, कामयाब होने वाले लोग अपना एरिया ऑफ कंसर्न डिसाइड कर लेते हैं। एरिया ऑफ कंसर्न क्या है? क्रिकेट की लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए 5 किलोमीटर लंबा चौड़ा ग्राउंड है, आपके हाथ में बैट दिया और आपको बोला कि जाइए आपको क्रिकेट खेलना है। पहले आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे बैट रखना कहां पर। आपने सोचा चलो भाई 2.5 किलोमीटर इधर से नाप लूं, 2.5 किलोमीटर इधर से सेंटर में रख देता हूं, आपने रख दिया। अब सेकंड सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा शॉट खेल लिया। आपने मोहम्मद शाहिद खान अफरीदी, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, एमएस धोनी, सबसे ज्यादा बड़ा शॉट आपने खेल लिया। लेकिन आप सोचिए, आप 2.5 किलोमीटर लंबा तो शॉट खेल नहीं सकते। तो आपका इतना बड़ा शॉट जाने के बाद भी कैसे डिसाइड होगा कि वो चौका है या छक्का है? सिंपल आंसर है उसका, उसके लिए आपको बाउंड्री दौड़ना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको बाउंड्री बनाना पड़ेगा। जब आप बाउंड्री बनाओगे तब पता चलेगा कि अब इसके बाहर डायरेक्ट गया तो 6 है, नीचे होके गया तो 4 है। सेम चीज आपके कैरियर के लिए है। अगर एरिया ऑफ कंसर्न आपने अपने कैरियर का एक बाउंड्री नहीं बनाया तो आपने जिंदगी में कितना भी लंबा शॉट खेल लिया, आपका स्कोर बोर्ड 0 होगा, आपको कोई स्कोर नहीं मिलेगा। ये मैं आपको स्टीफन कुए वाला फंडा समझाया क्रिकेट की लैंग्वेज में इजी बना के, ताकि आप इसको समझ सको। आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए, मुझे आगे जाके बिजनेसमैन बनना है, मुझे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे यहाँ से अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू करना है, मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके सीईओ बनना है, मुझे गवर्नमेंट में क्लास 1 क्लास 2 बनना है। जो भी है एक क्लियर विजन होना चाहिए और उसके बाद फिर उसका रास्ता बहुत इजी है। अब ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो 2-4 घंटे लग जाएंगे, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में उसको सभी को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं तो रिमेंबर दैट फेलियर इज द की पार्ट ऑफ द सक्सेस। जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है जो फेल नहीं हुआ हो। हम सब, हमारे अपने अगर एग्जाम्पल हम ले ले, हम कभी ना कभी जिंदगी में फेल हुए हैं। एक चीज हमेशा याद रखने की, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी में 2 प्लान होते हैं। एक प्लान वो जो हम बनाते हैं, दूसरा प्लान वो जो ऑलरेडी ऊपर वाले ने आपके लिए सोच के रखा है। इसका मतलब जब भी आप किसी काम में बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिली तो आप खुश हो जाओ। खुश इसलिए हो जाओ कि आपकी मर्जी का नहीं हुआ, तो अब वो होने वाला है जो ऊपर वाले ने आपके लिए डिसाइड किया है। सिंपल 2 एग्जाम्पल आपको देता हूं, सिंपल एग्जाम्पल आपको याद आ जाएगा। एक बड़ा नाम आपने सुना है अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन ने जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया तो वो ऑल इंडिया रेडियो में इंटरव्यू देने के लिए गए। उनकी आवाज इतनी कि रेडियो में उनको फेल कर दिया गया। उनको बोला कि आपकी आवाज का बेस बहुत हैवी है, इसीलिए आप सिलेक्ट नहीं होते। अब सीधी सी बात है, उनको दुख हुआ होगा, इतना तैयारी करके गए थे। अब सोचिए अगर वो सिलेक्ट हो गए होते तो आज की तारीख में 58 साल की उम्र के बाद वो रिटायर होकर इलाहाबाद में कहीं पे लुंगी और बनियान पहन के बैठे होते कहीं पे। लेकिन उनकी किस्मत में उससे बेटर लिखा था। सेम एग्जाम्पल, बड़ा पॉपुलर सेकंड नाम जो हम सबके लिए है वो है एपीजे कलाम साहब का। बचपन से सिंगल ख्वाब था कि मुझे एयरफोर्स में पायलट बनना है। उन्होंने बड़ी तैयारी की, एग्जाम दिया, एग्जाम में पास भी हो गए, लेकिन 8 वैकेंसी था और कट ऑफ में उनका 9th नंबर मार्क्स आया। वहां पे वो सिलेक्ट नहीं हुए। दुख हुआ, तकलीफ हुई, सब कुछ हुआ। वक्त बीतता गया, साइंटिस्ट बन गए, राष्ट्रपति बन गए। अब जब राष्ट्रपति का जो ऑथ फंक्शन होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, शपथ लेने का जो फंक्शन होता है, उसमें प्रोटोकॉल ये कहता है कि जब राष्ट्रपति वहां से गुजरे तो तीनों जो विंग्स के हेड हैं
उनको सलाम करना पड़ता है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को सलाम करना पड़ता है। कलाम साहब जब निकल रहे हैं तीनों लोग सलाम मार रहे हैं, और उसमें एयरफोर्स का जो बंदा सलाम मार रहा है वो वही बंदा है जो उस 8वें पहले नंबर पे पास हुआ था। ये दोनों मैंने आपको ओरिजिनल लाइफ के एग्जाम्पल दिए। तो जिंदगी में कभी भी ऐसा होता है कि फेल होते हैं, तो इसका मतलब कि अब हमारे साथ में और कुछ बेहतर होने वाला है। अगर ये एटीट्यूड रखा तो आप डिसिप्लिन भी मेंटेन कर सकते हैं और सक्सेस जो है वो भी आपके पास रह सकता है। और चौथा डिसिप्लिन का पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यू हैव टू बिल्ड न्यू हैबिट्स। अगेन कलाम साहब की बात निकली तो उनका एक बुक है विंग्स ऑफ फायर, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी अंग्रेजी में 2 लाइन लिखी है। वो कहते हैं कि यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स विल चेंज योर डेस्टिनी। आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, आदतें बदल सकते हैं। आदत जो है वो आपकी किस्मत बदल के रख देगी। बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक सिंपल एग्जाम्पल और दूं आपको। अगर हैबिट क्या कर सकती है, आपकी हैबिट जो है वो आपकी अपनी पहचान होती है। बहुत इजी एग्जाम्पल देता हूं। एक बड़ा पॉपुलर मुगल बादशाह है बाबर, हम सबने नाम सुना है। बाबर ने एक बार क्या किया कि उसके जितने भी स्टेट गवर्नर थे उनको दावत पे बुलाया। सारे लोग खाना खा रहे हैं और जो स्वीट दिया हुआ है वो बड़ा हार्ड होता है, टूटता नहीं है। अपना जैसे क्या बोलते हैं दरगाह पे सोन हलवा टाइप मिलता है वैसा एकदम हार्ड होता है, एकदम कड़क हो जाए गुजराती में जाने कहिए। वो टूट नहीं रहा, वो सबको ऑब्जर्व कर रहा है। उनका बिहार का जो गवर्नर है वो अपनी जेब से खंजर निकालता है और खंजर से उस सोन हलवे को तोड़ के खाने की कोशिश करता है। बाबर तुरंत अपने सेनापति को बुलाता है, कहता है जाओ उसको गिरफ्तार कर लो। सेनापति बोलते क्यों? बोले इसकी आदत बता रही है, ये बहुत डेंजर बंदा है, ये बहुत रिस्की बंदा है। वो सेनापति अपनी टीम लेके जाता है, वहां तक वो बंदा देख लेता है, वो वहां से भाग जाता है, वो गिरफ्तार नहीं हो पाता। जमा टाइम जाता है, बाबर का टाइम खत्म होता है। हुमायूं जो है उनका लड़का वो बादशाह बनता है। हुमायूं को 1539 में, अगर मैं तारीख में गलती नहीं कर रहा तो 1539 में वही बिहार का गवर्नर जो था उसने हुमायूं की जो दिल्ली सल्तनत थी उस पर हमला किया, हुमायूं को हराया। हुमायूं ने दूसरे साल फिर से कोशिश की, दूसरी बार हराया। उस बंदे का नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है उसने करीबन 7 या 8 साल जो है वो दिल्ली की जो सल्तनत है वो संभाली। आज जितने भी सोसाइटी के जो सेक्टर वाइज एलोकेशन है या रोड या गटर या जितने भी प्लान जिसको शहरी प्लान बोलते हैं वो शेरशाह सूरी ने इजाद किए हैं। तो ये पूरा एग्जाम्पल से मेरा मतलब है कि आपकी आदतें, आपका जो फितरत है ना वो बता देती है कि आप अंदर से क्या करने वाले हो, आप सही हो गलत हो। सो वी हैव टू डेवलप न्यू हैबिट्स। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड जो पॉइंट है वो मैं अभी के लिए थोड़ा वो करता हूं, फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहले ले लेता हूं। अपग्रेड योर सेल्फ। ये सभी लोगों के लिए है, सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, प्रोफेशनल अगर है सबके लिए है। देखिए जमाने के साथ ना स्किल और जमाने के साथ रिक्वायरमेंट चेंज होता है। 70s का वो टाइम था जब मैट्रिक को बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती थी। अगर आपने 10वीं पास कर ली तो आपकी बड़ी नौकरी मिल जाती थी। वो मूवीज वगैरह में भी आप देखोगे पहले दिखेगा कि हाँ मैंने मैट्रिक कर लिया, ऐसे करके हीरो आएगा और फिर तुरंत ही उसको कोई बड़ा पोस्ट मिल जाएगा। 80s का टाइम आया, ग्रेजुएशन का टाइम आया, 90s में पोस्ट ग्रेजुएशन आया, फिर पीएचडी वगैरह आया। आज का जो दौर है वो सिंपल स्किल का दौर है। आज आप पीएचडी हो, एमबीए हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी आपकी पोस्ट है, वो कोई काम की नहीं अगर आप स्किल्ड नहीं हो तो। आपको अपना, मैं लास्ट टाइम जब ऊना में आया था तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल देके समझाया था मैंने कि डिग्री और स्किल में फर्क क्या है। डिग्री और स्किल में फर्क क्या है वो मैंने सिंपल समझाया था। तो खैर मैं 2 एग्जांपल दिए थे। एक नोकिया का फोन आता है 1100 करके, ये फोन आज भी मार्केट में 1000 रुपए में मिल जाता है ये फोन। दूसरा एक फोन है एप्पल का आईफोन 13 प्रो, अभी लॉन्च हुआ है, जो करीबन 1.5 लाख में मिलता है। दोनों का काम क्या है? फोन करना, फोन रिसीव करना। एक 1000 रुपए का है, एक 1.5 लाख का है। अब ये जो बेसिक फंक्शन है फोन करना, फोन रिसीव करना, वो हम सबकी डिग्री है, सबके पास डिग्री है, बेसिक फंक्शन है। अगर सिर्फ डिग्री है तो नोकिया की तरह 1000 आपका रेट आएगा। लेकिन एप्पल की तरह उसमें ब्रांड आपने डाल दिया, उसके बाद उसमें इतना मेगापिक्सल कैमरा, ये मेमोरी पावर, इतना रैम साइज, ये सारी चीजें जब ऐड कर दी तो उसकी कीमत हो गई 1.5 लाख रुपए। तो अब ये हम पे डिसाइड होता है कि हमको अपने आप को 54 में बेचना है या 1 लाख रुपए में बेचना है। जितने ज्यादा आप अपने आप को स्किल बनाओगे उतना ज्यादा जो है आपका जो लेवल है वो ऊपर जाएगा, आपकी जो कीमत है वो उतनी ज्यादा बढ़ेगी। सो खैर मुझे एक सिग्नल आया है, शायद मुझे क्लोज करना है 5-1 मिनट में अपनी बात को। सो डेफिनेटली नेक्स्ट 5 मिनट आई एम क्लोजिंग माय वर्ड।
काफ़ी सारे पॉइंट थे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करके ख़त्म करते हैं। सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खुद को समझना बड़ा ज़रूरी है। अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं डिस्कवर योर सेल्फ, खुद को समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर ले रहा था, पेरेंटिंग में कर रहा था, सारे पेरेंट्स बैठे थे। मैं सबको ये समझा रहा था कि भाई अल्लाह ने, ईश्वर ने सबको सेम बनाया है, किसी का कैपेसिटी अलग अलग नहीं है, सबको सेम बनाया है। चाहे वो आइंस्टाइन है, मनमोहन सिंह है, एपीजे कलाम है, मोदी जी है, मैं हूँ, आप है, हम सबका दिमाग, हम वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ अल्लाह। और अल्लाह कभी इनजस्टिस अपने प्रोडक्ट में नहीं करता, सबको सेम बनाया है, टाइप अलग अलग है। तो मुझे सिंपल किसी ने सवाल कर लिया कि सर अगर सारे लोग सेम है तो मेरे दो बेटे हैं, मेरा बड़ा बेटा जो है वो 90 मार्क्स लाता है और मेरा छोटा बेटा जो है वो 35% जबरदस्ती लाता है। मैं दोनों को एक जैसा खिला रही हूँ, एक जितना प्यार कर रही हूँ उनको, वो मेरा एक्सपेक्टेशन भी सेम होता है। तो मैंने उनको एक सिंपल 1 लाइन आंसर दिया था जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा था आप ये सोच लो कि आपके बड़े बेटे का नाम है एलईडी बल्ब और छोटे बेटे का नाम है एयर कंडीशन, एसी। अब आप क्या कर रहे हो ना, आप दोनों को बोल रहे हो मेरे को लाइट दो, आप दोनों को बोल रहे हो मेरे को उजाला चाहिए। अब जिसका नाम एलईडी बल्ब है उसका तो काम है उजाला देना, वो चमक उठता है, आपको लगता है 90 मार्क्स। आप एसी को डंडे से मारोगे ना तो भी वो लाइट नहीं देगा कभी भी, तो आपको लगता है ये फेल हो रहा है। आप इससे लाइट मांगो, इससे ठंडी हवा मांगो, दोनों 90% लाएंगे। तो हम सबको अपने अपने बच्चों को ये रिकग्नाइज करना बड़ा जरूरी है कि हम है कौन। अगेन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एक और जुमला है, वो कहते हैं कि इंसान जिंदगी में 2 बार पैदा होता है। पहली बार जब माँ की पेट से होता है, दूसरी बार जब उसको रियलाइज होता है कि मुझे इस दुनिया में भेजा क्यों गया है। हम सब जानते हैं कि हमारा ये जो अंगूठे का प्रिंट है वो पूरी दुनिया का अलग अलग है, जो जबान का प्रिंट है ये पूरी दुनिया का अलग अलग है। तो कभी भी ये हो नहीं सकता कि सबका दिमाग सेम हो, सबसे आप सेम एक्सपेक्टेशन रखो। सबका दिमाग, सबकी सोच, सबका टाइप अलग अलग है। खैर ये बड़ा टॉपिक है, कभी वक्त मिला तो दूसरी बार बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने बताया कि मुझे रिक्वेस्ट किया गया है कि मैं अपनी बात को जो है वो क्लोजिंग की तरफ ले जाऊं। आखिरी बात एक कहूंगा और इसके बाद अपनी बात को ख़त्म करूंगा। एक सिंपल एग्जाम्पल, लास्ट 1 मिनट के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए कि आपके घर के पास में 2 घर छोड़ के आपके दूसरे भाई का घर है और आपको अपने घर से कोई चीज़ जो है वो भिजवानी है, कोई अच्छा खाना बना है या 500 रुपये आपको अपने भाई से भिजवाना है। तो हम क्या करते हैं, या तो बच्चे को भेजेंगे या नौकर को बोलेंगे जा बेटा जाके भाई को इतना ये पैसा दे के आ जा। मान लो आपके पास एक 50 करोड़ का हीरा है, वो आपको भाई को भिजवाना है, तो आप क्या करोगे? ना हम नौकर के साथ भेजेंगे ना हम बच्चे के साथ भेजेंगे, हम खुद जो है वो जाके दे के आ जाएंगे या भाई को अपने घर पे बुला लेंगे। अब ये एग्जाम्पल को याद रख के आप वो चीज़ को याद करो कि कुरान शरीफ कैसे नाजिल हुआ। अल्लाह सुब्हान व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, हर बार वो आयत लेके आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही के ज़रिए से वो समझ में आई, नीचे आके सबको बयान किया, वो लिख लिया गया और रमज़ान में पूरा कुरान मुकम्मल हुआ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से पूरा कुरान मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद से एक और मोमेंट है जब, जिसको हम शब महराज के नाम से जानते हैं। अल्लाह ने अल्लाह के नबी को खुद ऊपर बुलाया, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिदरतुल मुंतहा की जगह। उसके बाद वो अकेले ऊपर जाते हैं, आपका और दोनों का सामना होता है और तब अल्लाह सुब्हान व तआला अपने नबी से एक बेहतरीन चीज़ तोहफे में देते हैं। आप सारे लोग याद कीजिए क्या है वो चीज़ है, नमाज का तोहफा है वो। अल्लाह कहते हैं कि आप अपने उम्मतियों को बोलो ये नमाज पढ़े। तो आप सोच लीजिए कि इस चीज़ का इंपॉर्टेंट कितना है। तो खैर हम सबके लिए अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम नमाज करें, अच्छे नेक दिल बने। जैसे मैंने बोला काफ़ी सारी बातें करने को थी लेकिन वक्त की कमी की वजह से मुझे जल्दी ख़त्म करना पड़ रहा है। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મોગલ સાહેબ. મોગલ સાહેબને જોરદાર તાળીઓની સાથે વધાવી લેજો. વાલી મિત્રો સાંભળજો 2 મિનિટ મારી વાત. મોગલ સાહેબ જેવું તો નથી બોલી શકતો પણ થોડું ઘણું મારા શબ્દમાં કહું છું કે 10મા અને 12મા ધોરણના વાલીઓ બેઠા છે અહીંયા. આ 2 વાત જ્યારે તમારા સંતાન પરીક્ષા દેવા જાય ને ત્યારે સાહેબ એમને કહેજો કે તું ગભરાયા વગર પરીક્ષા આપજે, રિઝલ્ટ ગમે તે આવે, તારા રિઝલ્ટ દિવસે પેંડા વેચીશું. જો સાહેબ રિઝલ્ટમાં જો ફેરફાર ન પડે ને તો અહીંથી બોલવાનું બંધ કરી દઉં સાહેબ. 100% રિઝલ્ટમાં ફેર પડશે. એટલે તમારા બાળકને માર્કશીટના મોહતાજ નહીં,
ટેલેન્ટના સરતાજ બનાવજો. એ ખાસ યાદ રાખજો, એ વાતને ટાંકું છું મોગલ સાહેબ. આગળનો દોર સન્માન સમારોહમાં અત્રે ઉપસ્થિત ઘણા ટ્રસ્ટ મંડળ, પીર બાપુ, વાલી મંડળ ઘણી મોટી સંખ્યામાં હાજર છે. તો એક દુધાત સાહેબ સન્માન સમારોહ રાખેલો છે, જે ગુલિસ્તા પ્રાથમિક શાળામાં ને ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં અભ્યાસ કર્યો છે, જેમણે 30 વર્ષ જૂની સંસ્થા છે દુધાત સાહેબ ને. એમાં પીર બાપુની સ્કૂલમાંથી કોઈ ડૉક્ટર બન્યું છે, કોઈ વકીલ બન્યું છે, કોઈ એન્જિનિયર બન્યું છે. એવા બાળકોને આજે આ તકે આ પહેલી પહેલ ગુલિસ્તાની છે કે એ બાળકોને યાદ કરવા છે ને જેને સન્માન કરવું છે, કે જે બે આંખું છે ને એને જોવે છે. બે આંખું કોણ? જે અત્યારે તમારા સંતાન ભણે છે ને એમને જોશે કે આ ગુલિસ્તામાં ભણીને ડૉક્ટર થયો છો તો હું કેમ ન બની શકું સાહેબ. એટલા માટે આજનું સન્માન રાખેલું છે. તો પહેલું જ સન્માન એવા માણસનું કરવા જઈ રહ્યો છું કે જેને ગુલિસ્તામાં અભ્યાસ કર્યો છે ને એવો શહીદ વીર જવાન શહીદ અલ્લાહ રખા બાપુ, પીર બાપુ, કે જે શહીદી ઓરી છે અક્ષરધામમાં. એમણે સાહેબ આજે આ બેનો બેઠા છે અહીંયા એટલી સંખ્યામાં, જો અહીંથી એને જવું હોય ને તો ડર નહીં અનુભવે. કેમ? દેશ આઝાદ થઈ ગયો એ વાત બરોબર છે સાહેબ, દેશ આઝાદ થઈ ગયો એટલે મોજ મજાથી ગમે ત્યાં ફરી શકે છે. પણ એ પણ વાત યાદ રાખજો કે આવા સીમાડા ઉપર ખાન સાહેબ જેવા અને અલ્લાહ રખાભાઈ જેવા આર્મી બેઠા છે ને એટલે આપણે ચેનથી ને અમનથી આપણા દેશમાં રહી શકીએ છીએ. તો જોરદાર આર્મી અને પોલીસ જવાનોને તાળીઓથી વધાવી લેજો સાહેબ. બીજું એ પણ ખુશીને હારે કહેવું પડે છે કે આ તકે સાહેબ ને શહીદ વીર અલ્લાહ રખા એવા હતા સાહેબ કે જેના હજીતા હાથો ઉપર પીઠી નથી લાગી ને સાહેબ એ ખૂને રંગાય ને તિરંગામાં અહીંયા ઉમેશ ગામના જ વતની છે શહીદ અલ્લાહ રખા ને તિરંગામાં લપેટીને આવ્યા હતા ને એ વખતમાં કર્નલને કીધું હશે કે કર્નલ મારી મા પાસે લઈ જાવ ને તો એમ કહેજો કે તારા અલ્લાહ રખાએ હામી ગોળીએ મેરો છે, પાછળથી નથી મેરો. એટલે જોરદાર તાળીઓથી અલ્લાહ રખાને વિનવી લેજો સાહેબ. એ ઉપરથી જોતો હશે ને તેની લાગણી એમ થશે કે નહીં આજ તકે પણ ગુલિસ્તા મારા શહીદી ઓરી છે ને મારી શહાદતને યાદ કરે છે. તો એમને એમના ભાઈ હસનભાઈ અને એમની સાથે ગુલિસ્તા પ્રાથમિક શાળાના આ ઘણા માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકના શાળાના આચાર્ય હબીબ સાહેબ ઉનડજામને બહુ સારી રીતે ઓળખો છો. એમના જ ભાઈ છે. તો જોરદાર તાળીઓની સાથે વધાવી લેજો કે એને શહાદતને સલામ કરજો. એના કુટુંબ આજ સાહેબ ઊભું છે, સન્માન જાળવું છે, દેશ માટે મરી મીટ્યા છે સાહેબ. ને બધાય પોતપોતાની ફ્લેશલાઇટ ચાલુ રાખજો સાહેબ ઉપર એની શહાદતને સલામ કરવા માટે. પોતપોતાના બેનો પાસે હોય તો બેનો પણ ફ્લેશલાઇટ મોબાઈલમાં કરજો, ભાઈઓ પાસે હોય તો ભાઈઓ પણ ફ્લેશલાઇટ કરજો. તમારા મોબાઈલની ફ્લેશલાઇટ ચાલુ કરજો ને શહાદતને સલામ કરવાની છે આપણે. એટલું કરજો, ખાલી વધારે નથી માંગતો, કોઈ પાસે રૂપિયા તો નથી માંગતો, પણ એક સાહેબ એને શહાદત માટે તમે બધા એક તમારી ફ્લેશલાઇટ ઊંચી કરીને શહાદતને સલામ આપવાની છે આપણે. ખૂબ ખૂબ જોરદાર તાળીઓ સાથે વધાવી લેજો હસનભાઈ અને હબીબ સાહેબ આચાર્યને. ને સાહેબ બીજી અને ત્રીજી વાત કે ગુલિસ્તાએ એક આર્મી નહીં પણ બીજા પણ આર્મીના જવાન દીધા છે. એવા ભાઈનું નામ છે જે 17 વર્ષ 18 વર્ષ સેવામાં આર્મીમાં જોડાય અને મા ભારતીના રખોપા કરી અને અહીંયા બેઠા છે સાહેબ. આ એટલા માટે એના વખાણ કરવા પડે છે. એવા બીજા જેવા ભાઈ છે જે રિટાયર આર્મી મેન છે, સાજિદ ખાન, યુસુફ ખાન, રિટાયર આર્મી મેન. જોરદાર તાળીઓની સાથે વધાવી લેજો સાહેબ. એ હાલો તો જો આવે આ ભાઈ, આને હાલની કિંમત છે. ઓ ભાઈ ભાઈ જોરદાર તાળીઓથી વધાવજો અને બધાય મોબાઈલની ફ્લેશલાઇટ ઊંચી કરજો મિત્રો. બધાય પાસે સારામાં સારો 10-15 હજારનો ફોન છે, બધા આગળ ફ્લેશલાઇટ ઊંચી કરજો ને એની સલામ દેજો એને સાહેબ. બીજું જ કે સાહેબ જેને સમાજને હૃદયતું ધબકતું રાખ્યું છે અને એમને પણ ગુલિસ્તા પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળામાં અભ્યાસ કર્યો છે એવા કાદરી રિયાઝ બાપુ અહેમદ બસીર અહેમદ જે સરકારી શાળામાં અત્યારે જોબ કરી રહ્યા છે. કાદરી રિયાઝ બાપુ બસીર અહેમદ બાપુ એમના ભાઈ છે એ ટ્રોફી લઈને એને સન્માનિત કરે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લેજો સાહેબ. બાબાભાઈ શેખને પણ વિનંતી કરું સાહેબ આપ પણ આવો
અને ટ્રોફી લઈ અને રિયાઝભાઈનું સન્માન છે આપણે કરી રહ્યા છીએ. તાળીઓનો વરસાદ વરસવો જોયો મિત્રો. આ બે આંખો અમારી જોવે, જો સામી બાજુ ખૂણામાં બેઠું ને એ જોવે છે. બીજા જેવા શિક્ષક બેના છે કાદરી મોહમ્મદ મહેબૂબ બાપુ, જે પણ શિક્ષકમાં અત્યારે જોબ ઉપર સંકળાયેલા છે. એમનો પણ અભ્યાસ ગુલિસ્તા પ્રાથમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં થયેલો છે. એમનું પણ જોરદાર તાળીઓની સાથે સન્માન કરવામાં આવે છે. તાળીઓનો હવા થાકી ગયા લાગો છે બધાય, હજી તો બાકી છે ઘણું ખરું તો હજી. હા એમ આમ આગળ જમરોટ ઇમરાનભાઈ, એમનું પણ સન્માન કરશું. તે પણ શિક્ષક સરકારીમાં જોબ કરી રહ્યા છે. જમરોટ ઇમરાનભાઈ. બીજા રાજીપાની વાત તો એ છે કે શિક્ષક બની ગયા પછી ગુલિસ્તા પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળામાં અભ્યાસ તો કરેલો છે, પણ એ વાત અને બીજી વાત એ છે રાજીપાની કે આજે ગુલિસ્તા પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક બની ગયા પછી શબનમબેન બ્લોચ છે આચાર્યનો હોદ્દો ભોગવી રહ્યા છે. તો બેનો જોરદાર તાળીઓની સાથે વધાવી લેજો એમને. બ્લોચ શબનમબેન કે જે ગુલિસ્તા પ્રાથમિક શાળામાં ભણ્યા છે અને હાલ ગુલિસ્તા ગર્લ્સ પ્રાથમિક શાળાના આચાર્યનો હોદ્દો છે સંભાળી રહ્યા છે. એવા બીજું જ નામ કે સાહેબ આ જે તમે કોસ્ટ્યુમ જોવો છો ને એ બીજા આચાર્ય ગુલિસ્તા પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય ખાસદાર નીલોફરબેનની એક તમને વાત કહું કે સાહેબ ફેમિલી સંયુક્ત ફેમિલીમાં રહે છે અને ગુલિસ્તા પ્રાથમિક શાળામાં સવારે 7:30 વાગે આવે છે. 1 વાગે જોબ પૂરી કરી 1:30 વાગે જમીન માર્કેટમાં તમારા બાળકોના કોસ્ટ્યુમ લેવા 9:30 વાગે રાતે લઈને આવતા. સાહેબ એટલા માટે જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લેજો એ બેનોને. સખત મહેનત કરજો 20 દિવસથી. ને બેન પણ ગુલિસ્તા પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કર્યો છે અને ગુલિસ્તામાં માધ્યમિકમાં અભ્યાસ કરી આજ પ્રાથમિક શાળામાં આચાર્યનો પણ ચાર્જ ભોગવી રહ્યા છે. ખાસદાર નીલોફરબેન. જોરદાર બેનો, નારી શક્તિને એક ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. મહેરબાની કરીને તાળીઓ પાડજો બધાય બાપા. ઉદાત સાહેબ ઘણા હજીતા સન્માનિત કરવાના છે, પણ થોડો કાર્યક્રમ નિહાળી લઈ સાહેબ. આપ કિંમતી સમય ફાળવો છે એટલા માટે. આગળ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ. ધોરણ 2 અને 3 ના વિદ્યાર્થીઓ છે બાળગીત લઈને આવે છે. એના શબ્દો કંઈક આવા છે. હમ દીને મોહમ્મદ કે વફાદાર સિપાહી. જોરદાર તાળીઓની સાથે વધાવી લેજો આ બધા વરરાજાઓને. હો मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही. हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही. हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही. इंसाफ से फिर आदमी मुंह मोड़ चुका है, सच्चाई से पैमाने वफा तोड़ चुका है. दामान यकीन सब्र रजा छोड़ चुका है. हम जिंदा रहो रस्म का पैमाना करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे. हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही. हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही. सीने से हर एक नक्श का दूरात को मिटाकर
तफरीक वाली मित्रों, के ताड़ीઓથી भड़के गड़गड़ाટી બતાવી हुए દેજો તમારા शोलों બાળકોને। को बुझा આ એમની મહેનત છે कर સાહેબ। दम लेंगे हम इंसान को इंसान से मिलाकर, आबाद फिर उजड़ा हुआ का शान करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार व मददगार सिपाही, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार व मददगार सिपाही। खुशनूदी ये रब मकसद हस्ती है हमारा, कुरान ही दस्तूर असासी है हमारा, कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा। अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार व मददगार सिपाही, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार व मददगार सिपाही। दुश्मन से तेरे कोई भी पैमान न करेंगे, जीने के लिए मौत का सामान न करेंगे, रुसवाई ये मिल्लत पे चरागा न करेंगे, ऐसा न करेंगे कभी ऐसा न करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार व मददगार सिपाही, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार व मददगार सिपाही। इनकार हमारा है जमाने की नजर में, इकरार हमारा है जमाने की नजर में, किरदार हमारा है जमाने की नजर में, हम अपनी ही तस्वीर को रुसवा न करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार व मददगार सिपाही, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार व मददगार सिपाही। पैगाम सुकून राहत जाले के उठे हैं, एक सोज यकीन अज़्म जवा लेके उठे हैं, हम जज्बे तामीर जहां लेके उठे हैं, संगीनी ये हालात की परवाह न करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार व मददगार सिपाही, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार व मददगार सिपाही, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार व मददगार सिपाही, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार व मददगार सिपाही। જોરદાર તાળીઓ સાથે વધાવી લેજો। મમ્મી તો કદાચ વિચાર કરતા હશે કે આપણા છોકરા છે કે હું, કેવું લાગ્યું બધાયને? તો જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લેજો એ બધા તમારા બાળકોને। ઓકે, સમગ્ર સ્વામી વિવેકાનંદ સંકુલમાંથી પધારેલ સમગ્ર ટ્રસ્ટી મંડળનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ।
બાળકોને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડતા કુરેશી જમાતના પ્રમુખ કોના 2100 અયુબભાઈ મંસૂરીએ બાળકોને પ્રોત્સાહન રૂપિયા આપ્યા છે. અયુબભાઈને જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લેજો. અને બીજું 1100 સ્વામી વિવેકાનંદ સંકુલના સમગ્ર ટ્રસ્ટ મંડળે છે બાળકોને પ્રોત્સાહન રૂપે ભેટ આપી છે. 1100 સ્વામી વિવેકાનંદ સંકુલ, જોરદાર તાળીઓ સાથે વધાવી લેજો. પીર બાપુ, શિક્ષકો અને આર્મીના જવાનોનું સન્માન કર્યા પછી જેમને ગુલિસ્તા પ્રાથમિક શાળામાં અને માધ્યમિક શાળામાં અભ્યાસ કર્યા પછી તે ડૉક્ટરના દરજ્જા ઉપર પહોંચ્યા છે એવા ડૉક્ટર અશરફભાઈ કે રવન્ના, એમનું સન્માન કરશે હાજી યુસુફભાઈ ગનીભાઈ અને બશારત મિયા બાપુ. એમનું સન્માન છે ટ્રોફી આપી અને એનું સન્માન કરશે ડૉક્ટર અશરફભાઈ કે રવન્ના. રવન્ના સાહેબે છે ગુલિસ્તા પ્રાથમિક શાળામાં જ અભ્યાસ કર્યો છે, એટલે જોરદાર તાળીઓ સાથે વધાવી લેજો. ને માધ્યમિક શાળાના પણ વિદ્યાર્થી રહી શકેલા છે રવન્ના સાહેબ. ડોક્ટર એવા બીજા ડોક્ટર બન્યા છે ડોક્ટર અતિક સાહેબ રવન્ના. ડોક્ટર અતિક રવન્ના સાહેબને જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લેજો. એમના જ ભાઈ ડોક્ટર શાહનવાજભાઈ મંસૂરી, તેમનો પણ અભ્યાસ ગુલિસ્તા પ્રાથમિક અને ગુલિસ્તા માધ્યમિક શાળામાં થયો છે. ડોક્ટર શાહનવાજભાઈ મંસૂરી. એવા સાહેબ પછી ગુલિસ્તા પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરી અને કાયદાના જાણકારો પણ અહીંયા છે સાહેબ. એવા એડવોકેટ બની ગયા પછી આજે ગુલિસ્તા પ્રાથમિક શાળા ગઈ એને આવકાર્યા છે, તો આવકારને માન રાખી અને એડવોકેટ બન્યા પછી પણ આજે એવા નામ જાહેર કરું છું સમીર સાહેબ હાલાઈ, જે અત્યારે ગુલિસ્તા પ્રાથમિક શાળા અને માધ્યમિક શાળામાં અભ્યાસ કર્યો છે અને આજે વકીલના દરજ્જાઓ પર સમીર સાહેબ હાલા પહોંચેલા છે. સમીર સાહેબ હાલાને જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લેજો મિત્રો. બીજા જેવા એડવોકેટ ગુલામ નબી મુજાવર હુસૈન.